हो गया है और उसे बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा है। गोइलकेरा में पिछले कई दिन से सुरक्षा बलों का एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार चल रहा है, जिसमें छठी बार आईईडी ब्लास्ट हुआ है। तो घायल जवान को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। माओवादियों ने फिर से आईईडी ब्लास्ट किया है। एक दो बार नहीं बल्कि कुल मिलाकर 6 बार आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद घायल जवान को एयरलिफ्ट कर इस वक्त अस्पताल पहुंचाया जा रहा। और राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताते हैं, रिम्स में महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ हुई है। इंटर्न डॉक्टर से छेड़खानी की गई। असामाजिक तत्वों पर यह आरोप लगा है। दरअसल हॉस्टल जाने के रास्ते में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। मौके पर रिम्स की सुपरिटेंडेंट पहुंची। मेडिकल छात्रों में खास तौर पर आक्रोश देखा जा रहा है। तो रिम्स में महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ की खबर सामने आई है। इंटर्न डॉक्टर से छेड़खानी हुई है, जिसकी चर्चा की गई। दरअसल ये डॉक्टर अपने छात्रावास की ओर जा रही थी, हॉस्टल की ओर जा रही थी और इसी दौरान हॉस्टल जाने के रास्ते में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ रांची से हमारी संवाददाता रूपाली त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। रूपाली, क्या कुछ है ये पूरी घटना, पूरी जानकारी दे। रिम्स कैंपस में बीती रात 11:30 बजे जब महिला इंटर्न डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर अपने हॉस्टल के अंदर हॉस्टल पे लौट रही थी, जो कि हॉस्टल रिम्स कैंपस के अंदर है, उसी रास्ते में काफी ज्यादा अंधेरा था और उसी अंधेरे के फायदा उठाते हुए कुछ बाइक सवार 2 लोग आए थे, जिन्होंने छेड़खानी की और उसे छूने की कोशिश की। उसके बाद महिला ने अपना बचाव किया, चिल्लाया वहां पर, जहाँ पे और सिक्योरिटी गार्ड इकट्ठा हुए, वहीं पर अपना सुरक्षा तो कर दिया। लेकिन बता दें कि आए दिन की घटना है, कभी डॉक्टरों के साथ चोरी की घटना होती है, कभी छेड़खानी की घटना होती है, जिसको तुरंत डॉक्टर्स का आक्रोश देखते हुए रिम्स के सुपरिटेंडेंट ने संज्ञान में लिया और वहां पर मौके पर पहुंचे। महिला तो अभी सुरक्षित है, लेकिन ये आए दिन की घटना है जो लगातार रिम्स कैंपस में घट रही है। जी रूपाली, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी रांची से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे। रिम्स सुपरिटेंडेंट मौके पर पहुंचे। फिलहाल पूरी मामले की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर वो असामाजिक तत्व रिम्स परिसर में कैसे दाखिल हुए और इस पूरी घटना को अंजाम कैसे दिया गया। और रांची की सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में ट्रॉली की कमी के चलते अफरा तफरी का माहौल हो गया। मरीजों से भरे 10 से ज्यादा एम्बुलेंस इमरजेंसी वार्ड के बाहर कतारबद्ध रहे, लेकिन ट्रॉली के अभाव में उन्हें अस्पताल के अंदर जाने के बजाय एम्बुलेंस में ही इंतजार करना पड़ रहा है। इनमें से कई मरीजों की हालत बेहद गंभीर है, पर ट्रॉली की इतनी ज्यादा कमी हो गई है कि उन मरीजों को एम्बुलेंस में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में रिम्स की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और रांची की सड़कों पर 5000 से भी ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी सड़क पर आ उतरे और भिक्षा मांगकर विरोध जताया। आंदोलनकारियों के निशाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थी। दरअसल राज्य भर के कॉन्ट्रैक्ट हेल्थ वर्कर स्थायी नौकरी की मांग को लेकर पिछले 24 जनवरी से ही आमरण अनशन पर है, पर जब सरकार ने उनकी मांगे नहीं सुनी तो आंदोलन की अगली कड़ी में पूरे राज्य से रांची पहुंचे आक्रोशित कर्मचारियों ने कटोरा लेकर भीख मांगा और सरकार से एक बार फिर मांग पूरी करने की अपील की है। हम लोग भिक्षाटन के लिए रैली निकाल रहे हैं। हम लोग को नियमितीकरण चाहिए ही चाहिए। आप लोग के सम्मान को ठेस पहुंचते दिख रहा है, क्या आप लोग के लिए क्या भिक्षाटन के लिए हम लोग निकले हैं। हम लोग की इतना दिन से हमारे यहाँ अनशन पर सब बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी सरकार कुछ भी नहीं सुन रही है। स्वास्थ्य विभाग हम लोग से मिला ही नहीं कोई। हम लोग भिक्षाटन के लिए निकल गए, जैसा हमने वादा किया था 7 तारीख को मिलेंगे। हाँ, हम लोग बोकारो से आए हैं, उसके बाद से भिक्षाटन का प्रोग्राम हुआ। अभी तक स्वास्थ्य मंत्री हम लोग से मिले नहीं। आप लोग जरूरी नहीं लग रही है, उनको लग रहा है? उनको जरूरी नहीं लग रहा, हम लोग को नीडी है तभी ना आए। एएनएम, जीएनएम, नर्स और अन्य स्वास्थ्यकर्मी आज अपना आक्रोश भिक्षा मांगकर सड़क पर व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, लगातार 16 तारीख से ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और पूरे राज्य भर का जो काम है वो समाप्त चल रहा है। क्या हुआ, आक्रोश किस बात का है? सर, हम लोग अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं और हमारे साथी 24 तारीख से आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। कुछ साथी सदर अस्पताल रिम्स में भर्ती हैं और एक साथी एम्स भी रेफर हो गए हैं। सरकार को आज सोचना चाहिए। बहुत ही शर्म की बात है कि स्वास्थ्य कर्मी आज रोड पर आकर के भीख मांग रहे हैं। ये सरकार अपनी मांगों को पूरा करे। हम लोग भिक्षा मांग कर सरकार को दर्शाना चाह रहे हैं कि उनके आंख में ये देखिए जनता सर्वोपरि है। जनता हमारी इज्जत कर रही है। हम जनता जो चाहेगी वही फैसला होगी।
जनता सर्वोपरि है, जनता के लिए हम लोग हैं और आज हम लोग यहाँ पर हैं। जनता की सेवा कौन कर रहे हैं, तो सरकार को ये सोचना चाहिए। हम लोग टोटल अभी 7,000 8,000 है, टोटल 7 से 7 लोग हैं। तो राज्य भर में इस धरना प्रदर्शन का ज्यादा असर पड़ा है। बता दें कि कई अस्पतालों में इसका जो असर है वो दिख रहा है। लगातार अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर सारे स्वास्थ्य कर्मी जो है वो धरना प्रदर्शन पर सड़क पर आज उतर गए। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और अगली खबर गुमला से आपको बता दें, जहां सड़क दुर्घटना में जख्मी डुर्मी के पोस्टमास्टर को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाई और इलाज के अभाव में उनकी मौत हो गई। दरअसल सोमवार की शाम पोस्टमास्टर डाक लेकर अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था और इसी दौरान रात सिल्ली के पास बाइक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। इस हादसे में पोस्टमास्टर को सिर पर गंभीर रूप से चोट आई। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्होंने सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने गंभीर स्थिति देखते हुए तत्काल रांची रेफर किया, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके बाद परिजन निजी वाहन से पीड़ित को रांची ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मरीज को सही समय पर एम्बुलेंस मिलना चाहिए और 108 को तुरंत ही आना चाहिए। जैसे कॉल जाता है तो उसके बाद लोग बोलते हैं कि एम्बुलेंस आ रहा है, कहीं गया हुआ रहता है। एक कारण ये हो सकता है कि एम्बुलेंस कहीं गई होगी, फिर वहाँ से लौटने के क्रम में लेट हो गया होगा, तो वो उसको लेट से मिला। ऐसे 108 का जो ये है गवर्निंग है वो स्टेट से होता है। और रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के अंतिम दिन यूपीए समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार बजरंग महतो ने अपना नामांकन पत्र 2 सेट में दाखिल किया। इस मौके पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री बादल पत्रलेख समेत कई लोग वहां पर उपस्थित थे। इस दौरान कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के समर्थक झंडा बैनर के साथ बड़ी संख्या में नामांकन के दौरान पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि रामगढ़ में हम लोगों की जीत होगी। झारखंड सरकार के काम के बदले यहां हम सभी चुनाव जीतने जा रहे हैं। राज्य में पहला बार नहीं है, 5वां चुनाव है, उपचुनाव, और हम लोग चुनाव जीते हैं और फिर चुनाव जीतेंगे। सिर्फ रेन्यूअल करना है। और हमारे जो ममता कुमारी जो विधायक थे, बेहतर तरीके से सभी समाज में काम किए हैं और उनके सहानुभूति वोट एकजुट होकर के आम सभी लोग देंगे और हम लोग ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतेंगे। जबकि कोई भी विधायक चुना जाता है 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, तो 3 वर्ष में उनकी विधायकी समाप्त हो गई। तो अब रामगढ़ की जनता को निर्णय लेना है कि 2 वर्ष किसको दे। तो बहुत स्वाभाविक है कि वो बजरंग महतो के लिए सब लोग अपना मूड बनाए हुए हैं। जो देख के दिखाई पड़ता है कि जो आंदोलन की देवी ममता देवी है, उनके लिए सभी लोग आगे बढ़ करके उनका समर्थन करें। और रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का चुनाव प्रचार प्रसार जोर पकड़ता ही जा रहा है। निवर्तमान विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो ने नामांकन दाखिल करने के साथ ही गांव-गांव में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इस मौके पर आयोजित चुनावी सभा को यूपीए गठबंधन के बड़े नेताओं ने संबोधित किया। साथ ही रामगढ़ में भारी बहुमत से कांग्रेस की जीत का दावा भी किया है। 5वां उपचुनाव है, ये भी हम जीतेंगे और ये जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, जनता इसको स्वीकार कर रही है और लाख जितने भी मुसीबत आएंगे, लेकिन ये सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी और मजबूती से करेगी। गठबंधन की सरकार आने के बाद जो हम जनता के बीच में जाकर पैरा शिक्षक की बात बोले थे, किसानों को ऋण माफी की बात हम लोग ने कहे थे, हम लोग ने मनरेगा कर्मी का वेतन में वृद्धि की, मानदेय में वृद्धि की बात हम लोग बोले थे, हम लोग ने ओल्ड पेंशन की बात हम लोग ने रखे थे। इन मुद्दों को लेकर हम जाएंगे, लेकिन ममता देवी के साथ यहाँ की जनता जो है, रामगढ़ की जनता ममता देवी पर 5 साल के लिए विश्वास करके उनको वोट देकर जिताई थी। ममता देवी कोई चोर डकैती का मामला उनके ऊपर नहीं है, बल्कि एक जन आंदोलन वो कर रही थी और उस जन आंदोलन के कारण आज उन्हें जेल में डाला गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता इस चीज को समझ रही है और हम लोग पूरी तरह से महागठबंधन जो है आश्वस्त है कि आने वाले इस जो रिजल्ट होंगे वो महागठबंधन के पक्ष में होंगे।
और जेएमएम विधायक और झारखंड बचाओ मोर्चा के नेता लोबिन हेम्ब्रिम ने राज्य सरकार से महाधिवक्ता राजीव रंजन को पद से हटाने की मांग की है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि महाधिवक्ता ने झारखंड की स्थानीय नीति को हमेशा उलझाने की कोशिश की और इसी के चलते स्थानीय नीति अब तक लागू नहीं हो पाई और न ही बेरोजगारों को नौकरी मिल सकी। इसलिए महाधिवक्ता को हटाकर किसी काबिल वकील को इस कुर्सी पर बिठाया जाए। जैसे छात्र चाहेंगे वैसा होगा। ये कौन सा बात है कि जब यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी खुद अपने बोले थे कि जैसा छात्र चाहेंगे वैसा होगा, इसका मतलब पहले छात्रों से उन लोगों को परामर्श कर लेना चाहिए था। सब टाइट फिस हो गया। अभी तक ये स्थानीय नीति लागू नहीं हो पाया। तो सबसे पहले तो ये झारखंड बचाओ मोर्चा ये मांग है हम लोगों का कि सबसे पहले ये महाधिवक्ता को हटाए और दूसरे एक अच्छे लोगों को बहाल करें उसमें कि यहाँ का जो एसपीटी एक्ट है, सीआईटी एक्ट है और पीपेसा एक्ट है और बारांगलू का सभी विधायक को हम लोग लिख रहे हैं कि इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है और आप अपना मंतव्य सेशन शुरू होने के पहले 27 तारीख तक पहले आप अपना मंतव्य हम लोग देने का आग्रह किया है आप लोगों ने। और धनबाद के धोखरा मनई टाड रिंग रोड जमीन घोटाले के मुख्य आरोपी साधु शरण पाठक के घर पर एसीबी की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी पाठक के हाउसिंग कॉलोनी स्थित घर पर की गई और इस दौरान घर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। कई महत्वपूर्ण कागजात भी खंगाले गए। साधु शरण पाठक साल 2011 में धनबाद अंचल कार्यालय से अमीन के रूप में रिटायर हुए थे। भू अर्जन और फर्जी मुआवजे को लेकर उन पर पिछले साल प्राथमिकी दर्ज की गई थी। साथ ही उनके खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति का केस चल रहा है। कैसे लेकर कर रहा है वो तो वही बताएगा ना। यानी कुछ आपसे बोला होगा ना चाचा कि कुछ मामला क्या है क्या नहीं, हमको नहीं पता है। आया लोग कि अपने घर सर्च करेंगे। ये लोग कौन है? ये भी तो नहीं बताया लोग, नहीं बताया है ना। कितने लोग आए हुए हैं? 10 आदमी है। कितने देर से आए हुए हैं? कितने देर से? 3 घंटा हो गया। 3 घंटा हो गया। क्या क्या जांच कर रहे हैं चाचा? घर जांच कर रहे हैं, पेपर ऊपर भी कुछ। के पूर्व मामले थे साधु शरण पाठक उनके इलाका से अधिक संपत्ति का मामला एसीबी में दर्ज हुआ है। उसी के सिलसिले में माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज हाउस सर्च की कार्रवाई एसीबी टीम के द्वारा की जा रही है। भू अर्जन घोटाले के मुख्य आरोपी साधु शरण पाठक के यहाँ एसीबी की टीम ने दबिश दी है और उनके घर में कागजातों को खंगाल रही है। आरोप है कि रिटायर अमीन के द्वारा गलत तरीके से मुआवजा दिया गया है और इस मामले में एसीबी ने एफआईआर दर्ज की है। साल 2011 में साधु शरण पाठक अमीन के पद से रिटायर हुए हैं और आज उनके घर में एसीबी की टीम ने छापेमारी की है, कुछ आवश्यक कागजातों को खंगाल रही है। एसीबी की टीम सुबह से यहाँ पर छापेमारी की है। हालांकि अब तक इस मामले में क्या कुछ मिला है यह तो नहीं बताया है, लेकिन एसीबी डीएसपी नितिन खंडेलवाल ने बताया है मुआवजा को लेकर घोटाला हुआ और उसमें मुख्य आरोपी साधु शरण पाठक हैं और साथ ही साथ आय से अधिक संपत्ति का भी मामला इन पर दर्ज है, जिसको लेकर न्यायालय के द्वारा सर्च वारंट लिया गया था और आज उसी न्यायालय के आदेश पर यहाँ पर एसीबी ने दबिश दी है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। वहीं रांची के बोंडू और तमाड़ में बढ़ती नक्सल गतिविधियों को देखते हुए खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और इसके बाद रांची पुलिस की टीम ने इन इलाकों में लगातार विशेष अभियान चलाया। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरने के लिए सुरक्षा बलों के जवान अलर्ट नजर आ रहे हैं। लगातार हम लोग नजर रखे हुए हैं उसके ऊपर में, कंटिन्यूसली अभियान चल रहे हैं, उसके लिए ऑपरेशंस बिल्कुल चलाए जा रहे हैं। जो सीमावर्ती ज़िले हैं उनके साथ भी लगातार संपर्क में हैं और जो भी उपलब्ध इनपुट्स हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है और मौका मिलने पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और झारखंड सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर पलामू के कई कुख्यात नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को जमीन मुहैया कराई जाती है और पैसे दिए जाते हैं जिससे कि वो बेहतर जीवन जी सके। लेकिन पलामू के घोर नक्सल प्रभावित मनातू प्रखंड के कुंडलीपुर का विनय सिंह भोक्ता आज भी आत्मसमर्पण नीति के तहत मिलने वाले लाभ की आस
लगाए हुए बैठा हुआ है। दरअसल साल 2018 में विनय सिंह भोक्ता तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के सामने उसने आत्मसमर्पण किया और तब उसे घर बनाने के लिए जमीन और 2.5 लाख रुपए देने का वादा किया गया, मगर सिर्फ 50,000 रुपए मिले। विनय भोक्ता जंगल से लकड़ियां काटकर अपने 2 बच्चों की परवरिश कर रहा है। विनय भोक्ता से बातचीत की संवाददाता नीलकमल ने। सरकार के पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर कुछ साल पहले माओवादी छोड़कर आत्मसमर्पण करने वाले विनय सिंह यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि विनय सिंह कब आप आत्मसमर्पण किए थे और क्या क्या उस वक्त बोला गया था? वो तो कहें कि आपको 1 कट्ठा जमीन दिया जाएगा और नगद 2.5 लाख रुपया, जिसमें आपको 50,000 मिला है और 2 लाख रुपए कहें कि बाद में आपको मिल जाएगा। कितना साल हो गया आत्मसमर्पण किए? जोड़ा ना कि 18 में गए थे, 2018 में। हाँ, 2 साल जेल में रहे। हाँ। और उसके बाद जेल से आए तो अपना घर कमा खा रहे हैं, अभी तक केस लड़ ही रहे हैं। कितने बच्चे आपके हैं और क्या फैमिली बैकग्राउंड क्या है अभी? क्या तो अभी 3 गो बच्चा है, 1 बच्ची है, 4 गो। तो कैसे अभी गुजारे, परवरिश कैसे हो रहा है आपके? कैसे होगा, जंगल झाड़ लकड़ी भी काटते हैं और बेचते पाल रहे हैं। अगर जमीन भी मिल जाता है हम लोग जंगल में कैसे रहेंगे, उनमें घर उधर बना के उसमें हम लोग रहेंगे, लोग तो कहाँ मिलेंगे। तो देख सकते हैं कि ये विनय सिंह भोक्ता हैं जो कि 3 साल पहले माओवादी संगठन में थे और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण किया था। उस समय कई वादा किया गया था प्रशासन द्वारा इनको कि राज्य सरकार के पुनर्वास नीति के तहत इन्हें ज़मीन मुहैया कराई जाएगी, 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, मगर अभी तक सिर्फ विनय सिंह को 50,000 रुपये मिले हैं। और उम्मीद अभी भी विनय सिंह लगाए हुए हैं कि शायद प्रशासन से जो इन्हें वादा किया गया था वो अगर मिले, ज़मीन मिले, तो ये अपना परिवार का गुजारा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। नीलकमल, न्यूज़ 18, पलामू। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, साथ ही उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर दोनों नेताओं के बीच कई राजनीतिक मामलों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लंबे वक्त बाद उनकी मुलाकात हेमंत सोरेन से हुई, जिसमें उन दोनों के बीच दिल्ली और झारखंड के सियासी हालात पर चर्चा की गई। हेमंत जी से बहुत अच्छी दोस्ती है, तो आज दिल्ली आए हुए थे और बहुत दिन हो गए थे मिले हुए, और आज अच्छी मुलाकात हुई। देश के बारे में चर्चा हुई, दिल्ली के बारे में चर्चा हुई, झारखंड के बारे में चर्चा हुई, अच्छी मुलाकात हुई। उस चर्चा में मुख्य बिंदु क्या रहा आज, क्योंकि लगभग 1 घंटे की बातचीत रही, तो इसमें क्या मुख्य बिंदु क्या रहे? देश के बारे में जनरल चर्चा हुई, देश के हालात के बारे में चर्चा हुई। तो क्या 2024 के को लेकर भी चर्चाएं हैं? सारी चीजें 2024 के इर्द गिर्द नहीं है। पॉलिटिकल लोग हैं, मुलाकात होती रहती है, सभी लोगों से मुलाकात होती है, कई बार होती है, ये कोई नया चीज नहीं है। और रांची के पुराने विधानसभा के सामने 2016 में जेटीईटी पास उम्मीदवारों ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से सीधे नियुक्ति की मांग की है। इन छात्रों की भीड़ शिक्षा मंत्री के घर जा रही थी, पर उन्हें वहीं पर रोक दिया गया। इनका कहना है कि परीक्षा के समय ही उन्हें नौकरी देने का आश्वासन दिया गया, पर एग्जाम के 7 साल गुजर गए, लेकिन सरकार अपना वादा भूल गई। उग्र उम्मीदवारों ने कहा कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो वो सड़क पर उतरकर आंदोलनरत रहेंगे। 2013 और 2016 में 2 बार झारखंड में जेटेट परीक्षा आयोजित की गई है। दोनों ही जेटेट परीक्षा के विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि यह दोनों टेट परीक्षा 2012 जो सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली झारखंड की, उसके आलोक में ली गई है। 2013 वाले को कई मौका मिला, लेकिन 2016 में जो जेटेट पास किया है उन्हें 7 सालों में एक भी मौका नहीं मिला है। अब जो है सरकार नया जो सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली लाने जा रही है, जिसमें वेतनमान भी काफी कम कर दिया गया है 84 का, ऊपर से परीक्षा का जो प्रारूप है 7.5
और वायुसेना में युवक युवतियों को अब करियर बनाने का अवसर मिलेगा और इसके लिए सिमडेगा में वायुसेना करियर काउंसलिंग कर जागरूक कर रही है। वायुसेना के बेटा पटना विंग कमांडर अपनी पूरी टीम के साथ जिला प्रशासन के सहयोग से जिले के विभिन्न +2 स्कूलों में जाकर बच्चों और शिक्षकों को वायुसेना में करियर के अवसरों की जानकारी दे रहे हैं। विंग कमांडर रेड्डी ने बताया कि कैसे युवा मैथ और साइंस पढ़कर वायुसेना में अच्छी नौकरी के साथ साथ देश सेवा कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी दी जा रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल हम लोगों ने रोजगार मेला किया, तो श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग करियर काउंसलिंग का भी काम करता है। जो यूथ है अनएम्प्लॉयड किस लिए है, क्योंकि उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, तो उसको एक तरह से कम करने के लिए करियर काउंसलिंग विभाग कर रहा है लगातार। तो उसी के क्रम में आज हम लोगों ने SS+2 में एयरफोर्स के मेंबर्स को बुला करके एक काउंसलिंग सेशन का आयोजन किया था। और बोकारो में छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत 3 स्कूल को CBSE विद्यालय घोषित किया गया। उसी में से एक स्कूल है रामरुद्र +2 उच्च विद्यालय चास, जहां 2200 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं, जबकि बैठने के लिए मात्र 11 कमरा है, जिससे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में दिक्कत होती है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि एक एक बेंच पर 6-6 बच्चे बैठने को विवश हो गए हैं। छात्रों को प्रत्येक पीरियड में क्लासरूम बदलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 5 मार्च 2022 को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत भवन निर्माण के लिए आधारशिला रखी थी, लेकिन लगभग 1 वर्ष बीतने को है और अब भी यहां ना तो विद्यालय भवन बना और ना ही इसका काम शुरू हो चुका है। वहीं स्कूल के प्रभारी प्राचार्य ने कहा कि जल्द से जल्द विद्यालय में कमरों का निर्माण कार्य शुरू किया जाए, ताकि बच्चे जिस उद्देश्य से विद्यालय आते हैं उसकी पूर्ति की जा सके। राज्य में छात्रों को पढ़ने के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। बोकारो जिले में 3 स्कूल को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। हम खड़े हैं रामरुद्रा +2 उच्च विद्यालय में। हम पहले तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि यह रामरुद्रा +2 स्कूल है और यहाँ 5/3/2022 को राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बड़े ही उत्साह के साथ यहाँ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए भवन बनाने के लिए शिलान्यास किया था, लेकिन इतने दिनों बीत जाने के बाद भी आज तक स्कूल के भवन का शिलान्यास सिर्फ हुआ है, लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि बच्चे काफी परेशान हैं। एक एक बेंच में 6-6 बच्चों को बैठना पड़ रहा है और इसको लेकर ना तो शिक्षा विभाग ही संजीदा है और ना ही राज्य के मंत्री ही। आखिर ऐसे शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी जब बच्चे इतने मुश्किल से शिक्षा लेने को मजबूर है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि राज्य के शिक्षा मंत्री और राज्य के शिक्षा महकमा के अधिकारियों को इन बातों पर ध्यान देना होगा, तभी राज्य के जो बच्चे हैं बेहतर शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।